हेलो दोस्तों, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल। कैसे हो आप सब लोग? आशा करता हूँ आप स्वस्थ और मंगलमय होंगे और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रख पा रहे होंगे। अपन पिछली क्लास में चर्चा कर रहे थे राजस्थान के भौतिक प्रदेशों की, और राजस्थान भौतिक प्रदेशों की पहली कड़ी अपन ने देखी, जिसमें राजस्थान के भौतिक प्रदेश का नंबर 1 जो पार्ट था, राजस्थान का पश्चिमी रेतीला मैदान, ये अपन ने पूरा कर लिया था। आज अपन नंबर 2 पे चलते हैं, अरावली पर्वतीय प्रदेश। नंबर 2, अरावली पर्वतीय प्रदेश। नंबर 1 अपन पढ़ के आए हैं पश्चिमी रेतीला मैदान, नंबर 2 है अरावली पर्वतीय प्रदेश। तो सबसे पहले एक बार तो इसकी अपन लोकेशन देख लेते हैं अरावली पर्वतीय प्रदेश की। ये है अपने राजस्थान के मैप में अरावली पर्वतीय प्रदेश की लोकेशन। अरावली पर्वतीय प्रदेश, ये रहा अरावली पर्वतीय प्रदेश। अरावली प्रदेश, पहली बात आपने देखा राजस्थान के मैप में अरावली की स्थिति। आगे चलें, अरावली की स्थिति को लेकर के अगर इसी स्थिति को अपन राजस्थान के अलावा भारत के संदर्भ में देखने की कोशिश करें तो भारत के संदर्भ में अरावली की स्थिति है ये है भारत के संदर्भ में अरावली की स्थिति। ठीक है, अब बात करते हैं अरावली पर्वतीय प्रदेश की। नंबर 1 अपन लिखना चाहें अरावली पर्वतीय प्रदेश तो सबसे पहले लिखेंगे अवशेष के रूप में। अवशेष के रूप में अरावली पर्वतीय प्रदेश गोंडवाना लैंड अवशेष माना जाता है। किसका? गोंडवाना लैंड का। गोंडवाना लैंड का नंबर 1। अगर भाग की बात करें तो किसका भाग है? गोंडवाना लैंड का। नंबर 2 देखें, कालक्रम की बात करें तो अरावली पर्वतीय प्रदेश प्री कैम्बियन युगीन कैम्ब्रियन युगीन काल का है। प्री कैम्ब्रियन युग का है। आगे देखें, अरावली पर्वतीय प्रदेश एक अवशिष्ट और वलित पर्वतमाला है। अवशिष्ट वलित पर्वतमाला है। पर्वतमाला, ठीक है। नंबर 1 अपन ने देखा अरावली पर्वतमाला गोंडवाना लैंड का है। नंबर 2 अपन ने देखा युग के संदर्भ में प्री कैम्बियन युग का है। आगे देखा ये एक अवशिष्ट वलित पर्वतमाला है। अपन इनको एक बार चर्चा करते हैं थोड़ा सा विस्तार से। गोंडवाना लैंड के बारे में देखें तो अपन ने सबसे पहले वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत पढ़ा था, और उस महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत में अपन ने राजस्थान और भारत के संदर्भ में गोंडवाना लैंड अवशेष देखे थे। अपन ने भारत के संदर्भ में देखा था कि भारत के संदर्भ में ये वाला पार्ट था गोंडवाना लैंड का। गोंडवाना लैंड का, जिसको अपन किस नाम से जान रहे हैं? प्रायद्वीपीय भारत या प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है, उसके बाद अपन ने देखा प्रायद्वीप से ऊपर उत्तर का विशाल मैदान, ये वाला पार्ट, और हिमालय पर्वतमाला। ये दोनों के दोनों अवशेष किसके देखे थे अपन ने? तेथिस सागर के। तेथिस सागर के।
तो एक बात तो क्लियर हो गई कि अरावली पर्वतमाला गोंडवाना लैंड अवशेष है, ठीक है। और भारत के संदर्भ में देख लो, भले ही राजस्थान के संदर्भ में देख लो, भारत के संदर्भ में स्थिति इसकी ये रही। और इसी गोंडवाना लैंड के ऊपर जो अरावली के ऊपर से जो पाया जा रहा है उत्तर का विशाल मैदान और हिमालय पर्वतमाला, ये किसके अवशेष थे? तेथिस सागर के अवशेष थे, तेथिस सागर के अवशेष। और ये देखिए अपन ने प्रायद्वीप भारत गोंडवाना लैंड के अवशेष। राजस्थान में इसकी स्थिति देखिए अपन ने, ये राजस्थान में स्थिति है अरावली की। आगे नंबर 2 पे बात करते हैं प्री कैम्बियन काल के संदर्भ में। प्री कैम्बियन काल के संदर्भ में अपन ने देखा था पहले दिन जब इनके कालक्रम पढ़े थे, सबसे पहले अपन ने देखा था एजोइक महाकल्प। एजोइक महाकल्प का पहला जो युग था वो था प्री कैम्बियन युग। एजोइक महाकल्प को प्री पैलियोजोइक भी कहा जाता है क्योंकि पैलियोजोइक से पहले का समय था। उस एजोइक महाकल्प का पहला काल कौन सा था? प्री कैम्बियन काल। उसी प्री कैम्बियन काल की चट्टानें हैं इस अरावली में और इसीलिए कहा जाता है अरावली पर्वतमाला प्री कैम्बियन युगीन चट्टान है। अरावली पर्वतमाला प्री कैम्बियन युगीन पर्वतमाला है। उसके बाद देखते हैं अवशिष्ट और वलित के संदर्भ में। वलित के संदर्भ में देखने की कोशिश करें तो वलित पर्वतमाला, वलित पर्वतमाला, एक बार थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे वलित क्या है। जब दो चट्टानें आपस में सम्मुख दिशा में आकर के अभिसारी गति करें और अभिसारी गति करने के बाद में जो स्थलखंड हैं, जो प्लेट हैं, उनके ऊपर जो पर्वतमालाएं बनती है उनको बोलते हैं वलित पर्वतमाला। अब बनती कैसे हैं अपने एक बार देखते हैं। ये कोई एक चट्टान है, जिसको अपन ने नाम दिया ए। ये कोई चट्टान है जिसको अपन ने नाम दिया बी। इन दोनों चट्टानों के मध्य गति हुई अभिसारी। कौन सी गति? अभिसारी गति। अभिसारी गति दोनों सम्मुख दिशा में करेंगी। सम्मुख दिशा में करने के बाद इनका परिणाम क्या रहेगा? इनका परिणाम रहेगा कि ये थोड़ी सी आगे आएंगी और आगे आकर के एक प्लेट नीचे की तरफ क्षेपित होगी और दूसरी प्लेट इस प्लेट के ऊपर आएगी। जो प्लेट नीचे क्षेपित है इसको बोलते हैं अवक्षेपण। क्या बोलते हैं? अवक्षेपण। नीचे क्षेपित कौन सी प्लेट होगी? जो प्लेट भारी रहेगी। तो अपन कह सकते हैं भारी प्लेट नीचे क्षेपित हो जाती है। कौन सी प्लेट के? हल्की प्लेट के। हल्की प्लेट के नीचे भारी प्लेट क्षेपित हो गई। दोनों में प्रेशर बनेगा। यहां जो क्षेत्र बनेगा उसको बोलते हैं बेनी ऑफ जोन। क्या बोलते हैं? बेनी ऑफ जोन। ये दोनों प्लेटें जब अभिसारी गति कर रही हैं तो यहां प्रेशर लग करके यहां इन पर्वतमालाओं का निर्माण होता है। मोड़ पड़ करके, वलन पड़ के, और इसी का परिणाम है अपन पढ़ रहे हैं अरावली क्या है? एक वलित पर्वतमाला है। अरावली एक अवशिष्ट वलित पर्वतमाला है। अवशिष्ट वलित पर्वतमाला है। ठीक है, वलित से तात्पर्य तो आप समझ गए हैं।
दो चट्टानें सम्मुख दिशा में अभिसारी गति के परिणाम स्वरूप वलन जो ऊपर की तरफ फोल्ड पड़ते हैं उन्हें बोलते हैं वलित। बात दूसरी देखें, वलित के साथ साथ अवशिष्ट पर्वत। अवशिष्ट का तात्पर्य बचा हुआ। बचा हुआ कैसे? अरावली पर्वतमाला जो आज अपन देख रहे हैं, ये अपन मान के चलो ये है वृद्ध अवस्था की ओर। कैसे? वृद्ध अवस्था की ओर। वृद्धावस्था। अरावली पर्वतमाला की अवस्था कौन सी चल रही है? वृद्धावस्था। मतलब अवशिष्ट का मतलब बचा हुआ। ठीक है, इसमें देखें अरावली पर्वतमाला कैसी बच रही है? अवशिष्ट। आज वर्तमान समय में अपन अगर अरावली का औसतन देखते हैं तो लगभग पाया जाता है 930 मीटर ऊंचाई के रूप में, और अब कह रहे हैं अवशिष्ट। इसका मतलब पहले इसकी ऊंचाई और ज्यादा पाई जाती होगी। लगभग अपन बात कर रहे हैं जब इस अरावली का निर्माण प्री कैम्बियन युग में हुआ, उस समय अरावली की ऊंचाई जो मानी जाती थी वो थी 4000 से 5000 मीटर ऊंची। ऊंचाई कितनी मानी जाती थी इसकी? 4000 से 5000 मीटर। अब अपन वर्तमान स्वरूप में जो अरावली अपने पास अवशिष्ट के रूप में बची हुई है, उसकी औसत ऊंचाई कितनी है? 930। अब आप एक बार आइडिया लगा के देखें, जब इसकी ऊंचाई 4000 से 5000 मीटर ऊंची रही होगी, उस समय था यह नवीन वलित पर्वत। अब आज अपने साथ कौन सा है? ये अवशिष्ट पर्वत। आज कौन सा है? अवशिष्ट। ये जब था 4000 से 5000, तो इसका मतलब उस टाइम तो नवीन ही था। ये उस टाइम तो नवीन था। और अब जब अपने पास ये पाई जा रही है 930, तो इस समय कौन सी है? अवशिष्ट। कैसी है? अवशिष्ट। तो ये दोनों बातें अपने को पता चल गई हैं कि अरावली पर्वतमाला गोंडवाना लैंड की है। नंबर 2 बात करें युग को लेकर के, प्री कैम्बियन युग की है। प्री कैम्बियन युग का भी अगर महाकल्प देखे तो इयोसीन महाकल्प की है। उसके बाद अपन देखे अवशिष्ट वलित पर्वतमाला के रूप में है। उसके बाद में वर्तमान की स्थिति देखे तो ये वृद्ध अवस्था के रूप में है। आगे चलते हैं। अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला की बात करें तो अपन ने एक तो इसके देखे अवशेष के रूप में जो गोंडवाना लैंड का अवशेष माना जाता है। दूसरा अपने देखा प्री कैम्बियन युग का। उसके बाद में देखा ये अवशिष्ट पर्वतमाला है और वलित पर्वतमाला है जो वर्तमान में वृद्ध अवस्था की तरफ है। अरावली पर्वतमाला के बाद में इसी में और आगे देखें, राजस्थान के कुल क्षेत्रफल के लगभग 9% क्षेत्रफल पर यह विद्यमान है। 9% क्षेत्रफल पर। राजस्थान के कुल क्षेत्रफल में से कितने प्रतिशत पर विद्यमान है? 9% पर। बात करें जनसंख्या की, राजस्थान की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग है? 10%। कितना प्रतिशत? 10%। तो क्षेत्रफल की बात करें तो 9% और जनसंख्या की बात करें तो 10% जनसंख्या राजस्थान के वर्तमान में यहां पाई जा रही है। आगे देखें, अरावली पर्वतमाला को राजस्थान में जीवन रेखा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? जीवन रेखा। राजस्थान की जीवन रेखा किसे कहा जाता है? अरावली को। किसे कहा जा रहा है? अरावली पर्वतमाला को। क्यों कहा जा रहा है? इसके 2-4 अपन देख लेते हैं। नंबर 1, राजस्थान की जीवन रेखा क्यों कह रहे हैं? पहली बात करें, अरावली पर्वतमाला राजस्थान में खनिजों की दृष्टि से, और खनिजों में भी बात करें अधात्विक खनिजों की दृष्टि से
बहुत महत्वपूर्ण है। तो लिखते हैं अपन कि राजस्थान में अरावली पर्वतमाला में, अरावली पर्वत माला में अधात्विक खनिजों की प्रधानता है। अधात्विक खनिजों की प्रधानता। तो नंबर 1 अपन ने इसको जीवन रेखा क्यों कहा? नंबर 1 पे अपन ने बात की कि अरावली पर्वतमाला अधात्विक खनिजों की प्रधानता रखती है और इसलिए राजस्थान को इसके जीवन रेखा के नाम से जाना जाता है। इसके बाद बात करते हैं नंबर 2। नंबर 1 बात करी खनिजों की दृष्टि से, नंबर 2 बात करते हैं जैव विविधता की दृष्टि से। जैव विविधता की दृष्टि से अरावली पर्वतमाला के कारण राजस्थान में जैव विविधता बहुत सारी पाई जाती है। जैव विविधता जीवों को लेकर के देखें, वनस्पति को लेकर के देखें तो सर्वाधिक जैव विविधता विद्यमान कहां है? अरावली में। राजस्थान में सर्वाधिक जैव विविधता कहां पाई जा रही है? अरावली में। ये अपना दूसरा पॉइंट हो गया कि अपन अरावली को जीवन रेखा क्यों कह रहे हैं। नंबर 3 पे बात करें, अरावली पर्वतमाला मानसून के लिए उपयोगी है और मानसून भी कौन सा? बंगाल की खाड़ी वाला। तो लिखते हैं अपन बंगाल की खाड़ी के मानसून से वर्षा में सहायक है। बंगाल की खाड़ी के मानसून में वर्षा कराने के लिए राजस्थान में अरावली पर्वतमाला सहायक है। ठीक है, अगर देखना चाहें तो कैसे सहायक है तो अपन देख भी सकते हैं। यह है अपने अरावली और इधर से तो आता है अपना अरब सागर का मानसून। अरब सागर के मानसून के लिए तो अरावली के समांतर होने के कारण कोई वर्षा हो नहीं पा रही है, लेकिन जब बंगाल की खाड़ी का मानसून आता है उस समय ये अरावली करती है इसका अवरोध का कार्य। क्या कार्य करती है? अवरोध का कार्य। और अवरोध के कार्य करने के कारण इसे सहायक माना जाता है बंगाल की खाड़ी के। लिख लेते हैं अपन कि बंगाल की खाड़ी के मानसून में सहायक है। और सहायक क्यों है? ये मानसून में अवरोध का कार्य करती है। मानसून में अवरोध का कार्य। और अवरोध का कार्य कर रही है इसलिए हवाएं इसके टकराती हैं अरावली के और यहां वर्षा करती हैं। मानसून के टकराती हैं, अपन लिखते हैं अरावली का टकराव होता है। और कौन से वाले मानसून के टकराव होता है? बंगाल की खाड़ी वाले मानसून के। नंबर 3 पे अपन चर्चा करें। 3 पे है राजस्थान में बहुत सारी जनजातियों के लिए आश्रयदाता का कार्य करती है। राजस्थान में आश्रय दाता का कार्य करती है, या मैं इसको कहूं निवास स्थान प्रदान करती है। निवास स्थान प्रदान करती है। ठीक है, इसके बाद में और आगे लिखना चाहें तो अपन लिख सकते हैं नंबर 4 पे मरुस्थल के मार्च को रोकने में काम है। क्या है? मरुस्थल को मार्च को रोकने में काम, या मैं कहूं मरुस्थल के विस्तार को रोकने में इसका काम आता है। तो
मरुस्थल के विस्तार को रोकती है। अपन डायरेक्ट कहते हैं मरुस्थल मार्च को रोकना। मरुस्थल के मार्च को रोकने का कार्य करती है, का कार्य करती है। तो ये अपन ने 4-5 बातें देखी अरावली के संदर्भ में। हालांकि अपन ने अच्छाई देख ली है अरावली की अच्छाई, पर कुछ इसके एक छोटा मोटा नुकसान भी है। तो नुकसान के रूप में अपन सबसे पहले यहीं से लिख लेते हैं। अरावली का नुकसान क्या है? अरावली का नुकसान स्थिति को लेकर के है। स्थिति को मतलब दिशा को लेकर के है। अगर अरावली की दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व नहीं होती तो हो सकता है जो आज वर्तमान में पश्चिमी रेगिस्तान जो शुष्क पड़ा है, सूखा पड़ा है, हो सकता है वो भी बारिश के रूप में होता, क्योंकि दक्षिणी पश्चिमी मानसून जो आता है वो अरावली का ये विस्तार जो दक्षिण पश्चिम विस्तार है, इस कारण से अरावली के समांतर निकल जाता है, इसलिए पश्चिमी रेगिस्तान में वर्षा नहीं हो पाती है। दूसरी बात, अरावली का दक्षिणी पश्चिमी विस्तार होने के कारण ऐसे पाया जा रहा है अरावली का विस्तार, और यह है अरावली की दिशा, और मानसून भी आता है अरब सागर वाला ऐसे, तो इसके समांतर अरब सागर वाला मानसून गुजर जाता है, इसलिए वर्षा नहीं कर पाता है। एक तो ये इसका नुकसान। दूसरा नुकसान, बंगाल की खाड़ी की शाखा जो ऐसे आ रही है, ये अरावली का अवरोध आ गया। अवरोध के कारण अरावली के दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी साइड तो वर्षा कर रहा है, पर ये पश्चिमी साइड इसका छाया क्षेत्र रह रहा है। तो एग्जामों में क्वेश्चन बहुत बार आता है कि अरावली अरावली की दिशा को लेकर के, और अरावली की दिशा पाई कैसे जा रही है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। तो अपन ने एक तो लिखा है इसकी दिशा इस टाइप से होने के कारण, एक तो अरब सागर, अरब सागर मानसून इसके समांतर निकल रहा है, ठीक है। नंबर 2, इसी की दक्षिण पश्चिम दिशा होने के कारण बंगाल की खाड़ी वाला मानसून, बंगाल की खाड़ी के मानसून का अवरोध का कार्य कर रहा है। अरावली पर्वतमाला की ये वाली दिशा, ठीक है। इधर से आई बंगाल की खाड़ी की हवाएं, अवरोध के कार्य करने से इस वाले क्षेत्र में तो फायदा है क्योंकि अवरोध के कारण बारिश हुई है, पर ये जो पश्चिमी रेतीला मैदान है, पश्चिमी रेतीले मैदान, ये रह जाता है सूखा। कैसा रह जाता है? सूखा। तो इसको अपन मैप पे देख लेते हैं। ये अरावली की दिशा, अरावली की दिशा है कौन सी? दक्षिण पश्चिम से लेकर के उत्तर पूर्व की ओर, ठीक है। तो अपन ने देखा अरब सागर वाले मानसून के तो अरावली क्या है? समांतर, समांतर। बंगाल की खाड़ी वाले मानसून के क्या है? अवरोधक के रूप में, अवरोधक के रूप में।
समांतर होने के कारण तो ये हवाएं सीधी यहां से निकल करके हिमालय पे टकरा रही हैं। अवरोध के रूप में है तो यहां वर्षा कर रही है दक्षिणी दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में। पर ये वाला जो पश्चिमी रेतीला मैदान है, पश्चिमी रेतीला मैदान, ये रह गया छाया वृष्टि प्रदेश। छाया वृष्टि प्रदेश बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है। बंगाल की खाड़ी के संबंध में अगर कथन दे, बंगाल की खाड़ी के मानसून के अरावली अवरोध के कारण पश्चिमी रेगिस्तान कैसा है? छाया प्रदेश। इस अरब सागर वाले मानसून के अरावली पर्वतमाला समांतर होने के कारण ये हवाएं क्या कर रही हैं? सीधी बाहर निकल रही हैं, जो कहां टकराती हैं? हिमालय पे जाकर के। इसके कारण यहां वर्षा नहीं हो रही। पश्चिमी रेगिस्तान, दोनों के कारण वर्षा नहीं हो रही। पश्चिमी रेगिस्तान में अरब सागर समांतर निकल रहा है, बंगाल की खाड़ी में अवरोध में है, इसीलिए यह पाया जाता है छायावृष्टि प्रदेश। राजस्थान में यह पश्चिमी रेतीला मैदान इन्हीं दोनों मानसूनों से वर्षा नहीं प्राप्त कर रहा है। ठीक है, आगे चलें। आगे बात करें अरावली के संबंध में। अरावली के संबंध में बातें करें तो ये रही अपनी अरावली। अपन बना लेते हैं एक बार छोटा सा मैप। अपने को जर्नली देखनी है अरावली का विस्तार के रूप में दिशा। ये है अपने अरावली पर्वतमाला। और ये है अपना अरब सागर। ये है बंगाल की खाड़ी। तो पहली लाइन अपन लिखते हैं अरब सागर अरावली का गर्भगृह कहलाता है। क्या कहलाता है? गर्भगृह। गर्भगृह कैसे? अरावली की जड़ें हैं वो कहां हैं? अरब सागर में। ठीक है, नंबर 2 बात करें गर्भगृह के बाद में, अरावली गुजरात के पालमपुर से, कहां से? पालमपुर से, ये रहा गुजरात का पालमपुर, यहां से लेकर के रायसीना की पहाड़ियां दिल्ली तक फैली हुई है। पालमपुर गुजरात से रायसीना की पहाड़ियां दिल्ली तक। कहां तक? रायसीना की पहाड़ियां दिल्ली तक फैली हुई है। ठीक है, गुजरात पालमपुर से रायसीना दिल्ली तक। गुजरात पालमपुर से रायसीना दिल्ली तक की बात करें तो इसकी लंबाई कुल पाई जाती है, लंबाई कुल, कुल का मतलब
गुजरात से लेकर के दिल्ली तक। कुल लंबाई है इसकी 692। कुल लंबाई कितनी? 692 किलोमीटर। ठीक है, गुजरात से स्टार्ट होकर के ये जा रही है दिल्ली, इसी के अपने बीच में है राजस्थान। ये अपना रायसीना की पहाड़ियां, दिल्ली, ये है पालमपुर, गुजरात। ठीक है, कुल लंबाई 692, जिसके बीच में अपना है राजस्थान। इतने बीच में पाया जा रहा है अपना राजस्थान। कुल लंबाई कितनी थी? 692। बीच में राजस्थान है, और राजस्थान में बात करें सिरोही से लेकर के खेतड़ी झुंझुनू तक। कहां तक? सिरोही से लेकर के सिरोही से लेकर के खेतड़ी झुंझुनू तक राजस्थान में अरावली का पाया जाता है विस्तार। तो एक बार अपन देखते हैं। कुल अरावली मतलब पालमपुर गुजरात से लेकर के रायसीना की पहाड़ियां दिल्ली तक, कुल लंबाई 692, जिसमें अपना राजस्थान पाया जाता है बीच में। कितने राज्यों में हो गई? गुजरात, राजस्थान और हरियाणा, एक दिल्ली। ठीक है, कुल लंबाई 692। अब राजस्थान में बात करें तो राजस्थान में पाया जाता है इसका विस्तार कितना? 550 किलोमीटर। एग्जामों में पूछा जाता है अरावली के कुल विस्तार का राजस्थान में कितना प्रतिशत भाग पाया जाता है, तो लगभग ये पड़ता है 80%। 692 का अगर 550 देखें तो लगभग 80% के आसपास में राजस्थान में इसका विस्तार पाया जाता है। बात करें इसकी दिशा को लेकर के, अरावली की दिशा को लेकर के, अरावली की दिशा है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। ठीक है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। ये अपना दक्षिण है, ये अपना पश्चिम है, तो इसका विस्तार पाया जा रहा है इस टाइप से, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। ठीक है, अगर इसका विस्तार के संदर्भ में और देखें, सर्वाधिक विस्तार अरावली का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है उदयपुर जिले में। कहां? उदयपुर जिले में। अरावली का सर्वाधिक विस्तार कहां? उदयपुर जिले में। बात करें न्यूनतम विस्तार की, न्यूनतम विस्तार कहां? अजमेर जिले में। सर्वाधिक विस्तार कहां? न्यूनतम जिले में। न्यूनतम विस्तार कहां? अजमेर जिले में। सर्वाधिक ऊंचाई की बात करें, सर्वाधिक ऊंचाई यह पाई जाती है सिरोही जिले में। कहां? सिरोही जिले में। अपन आगे इनकी पर्वत चोटियां पढ़ेंगे तब अपन देखेंगे सिरोही में सर्वाधिक ऊंची चोटी पाई जाती है। ठीक है, आगे और चलें। ऊंचाई का क्रम बढ़ता किस साइड है, तो देखें अपन, ऊंचाई का क्रम यह है दक्षिण पश्चिम, यह है उत्तर पूर्व। वो पूछे ऊंचाई का बढ़ता क्रम या घटता क्रम, तो नोटिस करें इस साइड से उधर लिखना है तो ऊंचाई का क्रम घटेगा क्रम से। तो मैं दोनों लिख लेता हूं। नंबर 1, अरावली का
दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर जाने पर ऊंचाई घटेगी या बढ़ेगी? इस साइड से उस साइड जाएंगे तो ऊंचाई क्या होगी? घटेगी। ठीक है। और अगर यही कहे कि उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम में आने पर तो घटेगी, तो लिख देते हैं एक बार अपन, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम में ऊंचाई क्या होती है? बढ़ती है। क्या होती है? बढ़ती है। ठीक है। नीचे से ऊपर जाएंगे तो ऊंचाई घटेगी, ऊपर से नीचे आएंगे तो ऊंचाई बढ़ेगी। आगे बात करते हैं। इस अरावली को सामान्यतः 3 वर्गों में अपन विभाजित करके पढ़ लेते हैं। नंबर 1, उत्तरी अरावली। नंबर 2, मध्यम अरावली। और नंबर 3, दक्षिणी अरावली। ठीक है। अरावली को कितने भागों में बांटा? 3 भागों में, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली, दक्षिणी अरावली। इससे पहले अपन ने अरावली की दिशा देखी। अरावली की दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर थी। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर जाने पर अरावली की ऊंचाई क्या होती है? कम होती है। उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम में आने पर अरावली की ऊंचाई बढ़ती है। विस्तार को लेकर भी सेम, विस्तार सर्वाधिक उदयपुर में, न्यूनतम कहां? अजमेर में। ठीक है। कितने भागों में बांटा? 3 भागों में। नंबर 1, उत्तरी अरावली। नंबर 2, मध्य अरावली। नंबर 3, दक्षिणी अरावली। बात करें अरावली की जिलों की, प्रॉपर रूप से संपूर्ण अरावली वाले जिले हैं 7। 7 जिलों में पूर्णतः अरावली पाई जाती है। संपूर्ण अरावली के जिले तो कितने हैं? 7। आंशिक रूप से भी अगर देखें तो आंशिक रूप से जिलों की संख्या है फिर 13। कुल अरावली कितने में पाई जा रही है? फिर कुल कितने जिलों में अरावली है? तो 13 में। कितने जिलों में? कुल में 13 में। और संपूर्ण की बात करें तो 7 जिलों में। 3 क्रमों में बांट के पढ़ते हैं। नंबर 1, उत्तरी अरावली। नंबर 2, मध्य अरावली। नंबर 3, दक्षिणी अरावली। तो नंबर 1 लगा लेते हैं अपन, उत्तरी अरावली। उत्तरी अरावली पर्वतीय प्रदेश। नंबर 1, उत्तरी अरावली पर्वतीय प्रदेश। इसमें अपन चर्चा करें। उत्तरी अरावली पर्वतीय प्रदेश में नंबर 1 पे अपन करते हैं चर्चा जिलों की। किनकी? जिलों की, कि उत्तरी अरावली में कौन कौन से जिले शामिल हैं। तो उत्तरी अरावली में जिले शामिल हैं 3। कितने? 3। नंबर 1, जयपुर। नंबर 2, अलवर। नंबर 3, दौसा। उत्तरी अरावली में कितने जिले शामिल हैं? 3। कौन कौन से? नंबर 1, जयपुर। नंबर 2, अलवर। नंबर 3, दौसा।
उत्तरी अरावली में बात करें, ये तो हैं जिले। अगर ऊंचाई की चोटियों को देखें तो उत्तरी अरावली की ऊंची चोटियां, नंबर 1 रघुनाथगढ़, रघुनाथगढ़। उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी रघुनाथगढ़ है। कहां? सीकर में। कहां है? सीकर में। ऊंचाई हालांकि एग्जामों में आती नहीं, फिर भी अपन लिख ही सकते हैं याद करने के लिए। ऊंचाई है 1055 मीटर। कितनी? 1055। उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? रघुनाथगढ़। किस जिले में? सीकर जिले में। ऊंचाई हालांकि याद रहे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कोई बड़ा ज्यादा इश्यू है नहीं। 1055। नंबर 2 पे बात करें, लोहारगल। लोहारगल, लोहारगल किस जिले में है? झुंझुनू में। कहां है? झुंझुनू में। हालांकि ऊंचाई लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, 1051 है। 1051 पर एग्जामों में ऊंचाई को लेकर के बहुत ज्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, पर क्रम जरूर याद रखें कि सबसे ऊंची कौन सी है, उसके बाद दूसरी कौन सी है, तीसरी कौन सी है। नंबर 1 रघुनाथगढ़ है कहां? सीकर में। नंबर 2 लोहारगढ़ है कहां? झुंझुनू में। नंबर 3 खो। नंबर 3 खो। खो कहां है? जयपुर में। खो कहां है? जयपुर में। नंबर 4 और लिखें खो के बाद में, भरोच। क्या? भरोच। भरोच कहां है? अलवर में। भरोच कहां है? अलवर जिले में। चारों एक बार क्रम से याद कर लें। नंबर 1 रघुनाथगढ़। रघुनाथगढ़ कहां है? सीकर में। नंबर 2 लोहारगढ़ कहां है? झुंझुनू में। नंबर 3 खो। खो कहां है? जयपुर में। नंबर 4 भरोच। भरोच कहां है? अलवर में। ठीक है, ये था छोटा सा अरावली का उत्तरी भाग। अरावली कितने जिलों में? उत्तर में 3 जिलों में। नंबर 1 जयपुर, नंबर 2 अलवर, नंबर 3 दौसा। उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी रघुनाथगढ़ सीकर। नंबर 2 लोहारगढ़ झुंझुनू। नंबर 3 खो। नंबर 4 भरोच। हालांकि उत्तरी अरावली में कोई भी दर्रा नहीं पाया जाता। ठीक है, बात करते हैं दूसरे नंबर पे मध्य अरावली की। मध्य अरावली, नंबर 2 पे मध्य अरावली। मध्य अरावली पर्वतीय प्रदेश। मध्य अरावली पर्वतीय प्रदेश। नंबर 1 पे क्या था? उत्तरी अरावली। नंबर 2 पे क्या है? मध्यम अरावली। उत्तरी अरावली में कितने जिले थे? 3। कौन कौन से? जयपुर, दौसा, अलवर। उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी रघुनाथगढ़। नंबर 2 लोहारगढ़। नंबर 3 खो। नंबर 4 भरोच। अब आ जाते हैं मध्य अरावली में। मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी की बात करें, हालांकि पहले जिला लिख लेते हैं मध्य अरावली का। मध्य अरावली पाई जाती है सर्वाधिक कहां? अजमेर जिले में। सर्वाधिक और एकमात्र यही जिला है, अजमेर। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए मध्य अरावली का विस्तार किस जिले में पाया जाता है? अजमेर में। मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी बात करें, टोटगढ़। टोटगढ़, या इसी को बोलते हैं मौर्या जी। क्या बोलते हैं? मौर्या जी। ठीक है। नंबर 2 बात करें, तारागढ़। नंबर 2 तारागढ़। नंबर 3 नाग पहाड़। नाग पहाड़। ठीक है। मध्यम अरावली में कितनी चोटियां? 3। नंबर 1 टोटगढ़, नंबर 2
तारागढ़, नंबर 3 नागपाड़। ये वही तारागढ़ है उमादे वाला, उमादे रूठी रानी के नाम से, उमादे वाला, उमादे रूठी रानी, पता तो है ना सबको, तारागढ़ के किले में जाकर के बैठ गई थी रूठ करके, ये वही रूठी रानी है उमादे। ठीक है। मध्यम अरावली में अपन देखे दर्रों की, हालांकि उत्तरी अरावली में कोई दर्रा पाया नहीं जाता, और आप मान करके चले मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन यही रहता है कि निम्न में से कौन सा दर्रा किस अरावली का है, या उत्तरी का है, मध्यम का है, या दक्षिणी का है। तो इसका पहला ये तो फ्री हो जाएगा कि उत्तरी अरावली में कोई दर्रे पाए जाते ही नहीं है, तो एक ऑप्शन तो यही फ्री है कि उत्तरी अरावली में कोई दर्रे नहीं पाए जाते। बचा मध्यम अरावली और दक्षिणी अरावली, दोनों में दर्रे पाए जा रहे हैं। इसका छोटा सा ऑप्शन अपन काटने का ये हो सकता है कि मध्यम अरावली में केवल और केवल कितना जिले हैं, एक, वो भी कौन सा, अजमेर। तो अजमेर में दर्रे लिख लो, नंबर 1 बरदर्रा, नंबर 1 बरदर्रा, नंबर 2 पवेरिया, पवेरिया, नंबर 2 पवेरिया, नंबर 3 शिवपुरी घाट, शिवपुरी घाट दर्रा, और नंबर 4 सुरा घाट, सुरा घाट। ठीक है। मध्यम अरावली, मध्यम अरावली के जिले कितने, 1 अजमेर, मध्यम अरावली की चोटियां टोटगढ़ अजमेर, तारागढ़ अजमेर, नागपाड़ अजमेर। मध्यम अरावली के दर्रे कितने, 4 देख लिया अपन ने, बरदर्रा, नंबर 2 पवेरिया दर्रा, नंबर 3 शिवपुरी घाट दर्रा, नंबर 4 सुरा घाट दर्रा। सर्वाधिक ऊंचाई कौन सी अरावली में थी, दक्षिणी अरावली में। न्यूनतम ऊंचाई कहां है, मध्यम अरावली में, कट्टी फटी पहाड़ियां पाई जा रही हैं, तो इसके संदर्भ में लिख सकते हैं ऊंचाई न्यूनतम, ऊंचाई न्यूनतम एवं सर्वाधिक कट्टी फटी पहाड़ियां, कट्टी फटी, या जिसे अपन ब्लॉक के रूप में पढ़ सकते हैं, कहीं पाई जा रही है कहीं नहीं पाई जा रही। ठीक है। नंबर 3 बात करें, नंबर 3 के रूप में देखते हैं दक्षिणी अरावली को। किसको, दक्षिणी अरावली, पर्वतीय प्रदेश, दक्षिणी अरावली पर्वतीय प्रदेश। ठीक है। नंबर 1 उत्तरी अरावली थी, नंबर 2 मध्यम अरावली है, नंबर 3 दक्षिणी अरावली। एक की सबसे ऊंची चोटी कौन सी थी, रघुनाथगढ़ सीकर, नंबर 2 लोहारगढ़ झुंझुनू, नंबर 3 खो जयपुर, नंबर 4 भरोच अलवर। मध्यम अरावली की सबसे ऊंची चोटी, मध्यम अरावली की सबसे ऊंची चोटी टोटगढ़, नंबर 2 तारागढ़, नंबर 3 नागपाड़। ये तीनों की तीनों कहां थी, अजमेर में। मध्यम अरावली के दर्रे देखे अपन ने, कितने देखे, 4, नंबर 1 बर, नंबर 2 पवेरिया, नंबर 3 शिवपुरी घाट, नंबर 4 सुरा घाट। अब आ गए अपन दक्षिणी अरावली में। दक्षिणी अरावली में यदि जिलों की बात करें तो नंबर 1 अपन जिला लिख सकते हैं उदयपुर, जिले, दक्षिणी अरावली के जिले। नंबर 1 उदयपुर, नंबर 2 राजसमंद, और नंबर 3 सिरोही। इसके संदर्भ में अपन थोड़ी बातें चर्चा ज्यादा कर सकते हैं। पहली बात, सर्वाधिक ऊंचाई कौन सी अरावली में है, दक्षिणी अरावली में। सर्वाधिक ऊंचाई किस अरावली में, दक्षिणी अरावली में।
सर्वाधिक विस्तार भी कहां, सर्वाधिक विस्तार, सर्वाधिक विस्तार भी कहां, दक्षिणी अरावली में। सर्वाधिक ऊंची चोटियां दक्षिणी अरावली में, सर्वाधिक विस्तार भी कहां, दक्षिणी अरावली में। जिले अपन ने देखे उदयपुर नंबर 2, राजसमंद नंबर 3, सिरोही। अगर बात करें इनकी ऊंची चोटियों की तो क्रम से लिख लेते हैं अपन। दक्षिणी अरावली की ऊंची चोटियां, दक्षिणी अरावली की चोटियां, दक्षिणी अरावली की ऊंची चोटियां। नंबर 1 गुरु शिखर, गुरु शिखर, बल्कि बहुत ज्यादा याद करने की लंबाई ऊंचाई कोशिश करेंगे तो होंगी नहीं, पर 2-4 की तो याद कर ही सकते हैं। गुरु शिखर, गुरु शिखर है 1722, 1722 प्लस 5 मीटर अगर अपन मंदिर की भी लगा लें तो 1727। जो दत्तात्रेय का मंदिर है 5 मीटर ऊंचा, उसकी भी काउंट करें तो 1727, वैसे पाई जाती है 1722। नंबर 2 शेरगढ़, नंबर 1 गुरु शिखर, नंबर 2 शेरगढ़, शेरगढ़। शेरगढ़ की ऊंचाई की बात करें तो 1597, 1597। गुरु शिखर, शेरगढ़, नंबर 3 दिलवाड़ा या देलवाड़ा, नंबर 4 जरगा, नंबर 5 अचलगढ़, नंबर 5 अचलगढ़, नंबर 6 कुंभलगढ़, और भी लिखे तो नंबर 7 पे आप लिख सकते हो ऋषिकेश। ऋषिकेश, ठीक है। जिले लिखें तो गुरु शिखर है सिरोही में, इसके सामने लिख लेते हैं गुरु शिखर, सिरोही जिले में, शेरगढ़ भी सिरोही में, दिलवाड़ा भी सिरोही में, जरगा है उदयपुर में, अचलगढ़ भी है सिरोही में, कुंभलगढ़ है राजसमंद में, राजसमंद में, ठीक है। नंबर 1 गुरु शिखर, शेरगढ़, दिलवाड़ा या देलवाड़ा इसी को बोलते हैं, जरगा, अचलगढ़, कुंभलगढ़ और ऋषिकेश, ठीक है। ये थी ऊंची चोटियां। हालांकि ऊंची चोटियों का क्वेश्चन आप हर दूसरे तीसरे एग्जामों में देखने को मिलता है, पर पहले तो क्या दक्षिणी अरावली की ऊंची चोटियां दे देता था 4, 5, 6, उनमें से दक्षिणी अरावली की चोटियों को पूछ लेता इनको क्रम से जमाओ। पर अब थोड़ा सा ट्रेंड उसने चेंज किया, केवल दक्षिणी अरावली की चोटियों को नहीं देता, दक्षिणी अरावली के साथ साथ मध्यम अरावली, उत्तरी अरावली की चोटियों को मिलाकर के वो कहता है कि निम्न में से अरावली क्रम की चोटियों को जमाएं। तो उत्तरी अरावली, मध्य अरावली, दक्षिणी अरावली अपन ने कितनी पढ़ ली? 7 पढ़ी दक्षिणी अरावली की, 3 पढ़ी मध्यम अरावली की, 3 पढ़ी उत्तरी अरावली की। अगर 6 और 7 13 अपन चोटियां पढ़ लेते हैं तो अब किसी भी प्रकार का चोटियों का क्वेश्चन आए तो अपन चोटियों का क्वेश्चन समाप्त कर सकते हैं, ठीक है।
अगर बात करें दर्रों की, दक्षिणी अरावली के दर्रे, दक्षिणी अरावली के दर्रे, दक्षिणी अरावली के दर्रे, दक्षिणी अरावली के दर्रे, दो चार लिख लेते हैं, अच्छे क्वेश्चन है और आते हैं एग्जामों में। और दक्षिणी अरावली के दर्रे, नंबर 1 अपन पहले तो उदयपुर जिले के ही लिख लेते हैं। जिला नंबर 1 कौन सा? उदयपुर। नंबर 1 फुलवारी की नाल, फुलवारी की नाल। नंबर 2 केवड़ा की नाल। नंबर 3 हाथी नाल। नंबर 4 देबारी की नाल, देबारी की नाल। ये चारों दर्रे किस जिले के? उदयपुर जिले के। ठीक है। नंबर 2 पे जिला लिखते हैं अपन, यही लिख लेते हैं राजसमंद। अगले पैनल पे लिख लेते हैं राजसमंद। कौन सा जिला? राजसमंद। राजसमंद जिले में नंबर 1 लिखे कामली घाट, कामली घाट। कामली घाट कौन से जिले में है? राजसमंद जिले में। ठीक है। नंबर 2 घोरम घाट, नंबर 2 घोरम घाट, कामली घाट, घोरम घाट। नंबर 3 एक हाथी घाट और है, वो हाथी नाल थी, ये हाथी घाट, हाथी घाट। राजसमंद के बाद में लिखें पाली, पाली जिले का बहुत प्रसिद्ध है देसूरी की नाल। क्या? देसूरी की नाल। देसूरी की नाल कहाँ है? पाली। एक जीवल्या या पगल्या नाम से एक दर्रा है जो बहुत बार एग्जामों में आया है, जीवल्या या पगल्या, इसी को बोलते हैं पगल्या की नाल या जीवल्या की नाल। पगल्या की नाल। एग्जामों में क्वेश्चन आता मेवाड़ से मारवाड़ को जोड़ने वाला दर्रा। इधर मेवाड़ से राजसमंद और ऊपर से पाली, ये जोड़ता है मेवाड़ से मारवाड़ को, मेवाड़ से किसको? मारवाड़ को। ठीक है। आगे चलते हैं कुछ पठारों पर, अरावली पर्वत के पठार, और वो भी कौन से वाले के? दक्षिणी अरावली के पठार। ठीक है। दक्षिणी अरावली के पठार। क्या पढ़ रहे हैं अपन? दक्षिणी अरावली के पठार। नंबर 1, नंबर 1 पे लिखें उड़िया का पठार। नंबर 1 उड़िया का पठार। क्या नाम है? उड़िया का पठार। उड़िया का पठार है किस जिले में? सिरोही जिले में। कहाँ है? सिरोही जिले में। उड़िया का पठार किस जिले में? सिरोही जिले में। इसकी क्या विशेषता है? इसकी विशेषता है कि यह राजस्थान का
यह है राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। राजस्थान का, यह राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार, यह राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। ऊंचाई की लगभग अपन बात कर लें तो 1360 मीटर। कितने मीटर? 1360 मीटर। नंबर 1 उड़िया का पठार है किस जिले में? सिरोही जिले में। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। ऊंचाई की बात करें तो 1360 मीटर ये ऊंचा पाया जाता है, मीटर ऊंचा, ये इसकी है ऊंचाई। नंबर 1। नंबर 2 पे बात करें, भोराट का पठार। नंबर 2 भोराट का पठार। नंबर 2 भोराट का पठार। भोराट का पठार है कहां? भोराट का पठार गोगुंदा, गोगुंदा कहां है? उदयपुर में। भोराट का पठार गोगुंदा उदयपुर से लेकर के कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ कहां पड़ता है? राजसमंद में। तो भोराट का पठार कहां है? गोगुंदा कुंभलगढ़ से लेकर के, सॉरी, गोगुंदा उदयपुर से लेकर के कुंभलगढ़ राजसमंद के मध्य। एग्जामों में डायरेक्ट यही आता है, भोराट का पठार कहां है? गोगुंदा से कुंभलगढ़ के मध्य। ठीक है। इसकी विशेषता देखिए तो यह दूसरा सबसे ऊंचा पठार है। राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा पठार। राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा पठार कौन सा? भोराट का पठार। वो 1360 नंबर 1 था, ये लगभग 1230 के आसपास में पाए जाते हैं। जो दूसरा राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। लास्ट नंबर 3 अपन बात कर लेते हैं एक और पठार की, फिर क्लास को समाप्ति की ओर ले चलते हैं। भोराट का पठार, भोराट के पठार के बाद में नंबर 3 आबू का पठार। नंबर 3 आबू का पठार। आबू का पठार है किस जिले में? सिरोही जिले में। सिरोही जिले में। इसकी विशेषता क्या है? इसकी विशेषता है राजस्थान का तीसरा सबसे ऊंचा पठार है। तीसरा सबसे ऊंचा पठार। ऊंचाई की बात करें तो लगभग भोराट, इस आबू के पठार की ऊंचाई है 1200 मीटर के आसपास में। कितनी? 1200 मीटर के आसपास में। ठीक है। बाकी शेष चर्चा अगली क्लास में करेंगे। आपको बहुत सारा धन्यवाद, आपने इतनी देर ध्यानपूर्वक पढ़ाई की। ठीक है। थैंक यू, नमस्कार।